जी अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पीपीसीओलॉजी। आज हम सेक्शन नंबर 54 से स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ आर्बिट्रेशन। देखें जी, इफ़ एनी डिस्प्यूट टचिंग द बिजनेस ऑफ अ सोसाइटी, अगर कोई भी डिस्प्यूट है सोसाइटी के बिजनेस के रिलेटेड है, अदर देन अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट अ सोसाइटी और इट्स कमेटी, तो डिसिप्लिनरी एक्शन के अलावा कोई मैटर है तो उसको कैसे करेंगे हम आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व करेंगे। देखें, आर्बिट्रेशन के जो मामलात हैं कब कब हो सकते हैं, मेंबर और पास मेंबर के दौरान कॉन्फ्लिक्ट है और पर्सन क्लेमिंग थ्रू दैम अ लीगल हायर, तो इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है, मेंबर और पास मेंबर के दरमियान है, बिटवीन द मेंबर एंड पास मेंबर, मेंबर और पास मेंबर के दरमियान हो सकता है, सो क्लेमिंग एंड पास्ट और प्रेजेंट ऑफिसर्स, तो इन दोनों के दरमियान हो सकता है मेंबर पास मेंबर या प्रेजेंट ऑफिसर्स और एजेंट और सर्वर्स ऑफ द सोसाइटी, जो करंट सिचुएशन में लोग हैं उनके दरमियान हो सकता है। नेक्स्ट है जी, एक ऐसा डिस्प्यूट द सोसाइटी और इट्स कमेटी, सोसाइटी और उसकी कमेटी का हो सकता है, एनी पास्ट और प्रेजेंट मेंबर का हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इसके अलावा जी डी ऑप्शन है, द सोसाइटी और इट्स कमेटी एंड एनी पास्ट और प्रेजेंट ऑफिसर एजेंट और सर्वेंट ऑफ देयर श्योरिटी रिगार्डलेस ऑफ वेदर द श्योरिटी इज अ मेंबर, सो जिसने श्योरिटी दी हुई है उसके दरमियान भी हो सकता है और कमेटी के दरमियान भी हो सकता है। सो ये डिफरेंट सिचुएशंस हैं। नेक्स्ट है जी ई सेक्शन। ई सेक्शन में है फाइनेंसिंग बैंक ऑथराइज अंडर सेक्शन 34 सबसेक्शन 1 एंड अ नॉन मेंबर। सो सेक्शन 34 सबसेक्शन 1 के कोरस्पॉन्डिंग एक फाइनेंसिंग बैंक जो है, जो कि लोन दे रहा है, उसके दरमियान हो सकता है और एक नॉन मेंबर के दरमियान भी हो सकता है। तो होगा क्या कि इस तरह के जो मामलात हैं, इट शैल बी रेफर टू द रजिस्ट्रार, तो रजिस्ट्रार को रेफर करेंगे और आर्बिट्रेशन पैनल, एक पैनल बनेगा जो कि डिसीजन करेगा टू द रजिस्ट्रार फॉर द डिसीजन बाय हिमसेल्फ और हिज नॉमिनी। तो आप रजिस्ट्रार को कर सकते हैं फॉर डिसीजन बाय हिमसेल्फ, वो खुद कर सकते हैं, और हिज नॉमिनी। और इफ आइदर पार्टी, अगर कोई एक पार्टी जो है वो रिक्वेस्ट करती है टू अ 3 मेंबर आर्बिट्रेशन पैनल, अगर कोई भी दूसरी पार्टी ये कहती है कि इस मसले को हल करें, तो वो एक 3 मेंबर का आर्बिट्रेशन का पैनल बनेगा जो प्रॉब्लम्स को डिसाइड करेगा। वन आर्बिट्रेटर जो रजिस्ट्रार और हिज नॉमिनी होगा, दूसरा आर्बिट्रेटर होगा नॉमिनेटेड बाय द अदर पार्टी, एंड थर्ड नॉमिनेटेड बाय द सेकंड पार्टी। सो 3 मेंबर्स के ऊपर मुश्तमिल होगा आपका आर्बिट्रेशन का पैनल। नेक्स्ट देखिए जी, अ डिस्प्यूट शैल इंक्लूड, मेंबरशिप क्वेश्चन हो सकते हैं, वेदर अ पर्सन इज अ मेंबर और वाज अ मेंबर और नॉट, क्लेम्स बाय द सोसाइटी फॉर डेट्स और डिमांड्स अगेंस्ट, और क्लेम हो सकते हैं किसी सोसाइटी के, कोई डेट्स के रिलेटेड क्लेम हो सकते हैं, कोई डिमांड के रिलेटेड क्लेम्स हो सकते हैं। अगेंस्ट किसके खिलाफ हो सकते हैं, मेंबर के खिलाफ हो सकते हैं, पास मेंबर के खिलाफ हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जी नॉन मेंबर्स, जो नॉन मेंबर्स हैं जिनको लोन दिया जाता है सेक्शन 34 सबसेक्शन 1 के कोरस्पॉन्डिंग, हायर्स और स्टेट ऑफ पास मेंबर्स और नॉन मेंबर्स, जो एक हायर्स हैं उनके रिलेटेड हो सकता है। इवन इफ द डेप्ट इज नॉट एडमिटेड, तो अगर डेट को एडमिट नहीं किया गया तो फिर भी इस चीज़ को आप लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट है जी कि प्रोसीडिंग्स को सस्पेंड भी किया जा सकता है इफ द डिस्प्यूट इन्वॉल्व्स कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है, द इशू इज बिटवीन द सोसाइटी एंड द क्लेमेंट, सोसाइटी और क्लेमेंट के दरमियान है, बिटवीन द डिफरेंट क्लेमेंट्स, टू पार्टीज क्लेमिंग टू द सेम राइट और इंटरेस्ट, अगर दो पार्टी सेम राइट और इंटरेस्ट को क्लेम कर रहे हैं, द रजिस्ट्रार में एट हिज डिस्क्रिशन सस्पेंड प्रोसीडिंग्स अंडर द कोऑपरेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस, तो एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस के कोरस्पॉन्डिंग रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, प्रोसीडिंग्स को डिले कर सकता है। आगे जी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रजिस्ट्रार क्या करेगा, द रजिस्ट्रार विल वेट फॉर वन ऑफ द पार्टीज और द सोसाइटी इटसेल्फ टू फाइल अ रेगुलर सिविल सूट इन द सिविल कोर्ट टू रिजॉल्व द कम्प्लेक्स इशू, वो जो कम्प्लेक्स इशू है जिसके कोरस्पॉन्डिंग रजिस्ट्रार ने प्रोसीडिंग को सस्पेंड किया है, तो रजिस्ट्रार वेट करेगा कि कोई भी पार्टी क्या करे, एक सिविल सूट लेके जाए। इफ नो सूट इज फाइल्ड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सस्पेंशन, ये 6 months आपका एमसीक्यू है कि डेट ऑफ सस्पेंशन के 6 महीने के अंदर कोई फाइल सूट नहीं किया गया, तो रजिस्ट्रार मस्ट रिज्यूम प्रोसीडिंग्स एंड डिसाइड द मैटर एज पर द पैराग्राफ 1 ऑफ द आर्बिट्रेशन सेक्शन, तो आर्बिट्रेशन सेक्शन का पैराग्राफ 1 के कोरस्पॉन्डिंग वो अपने मामलात को खुद ब खुद ही एड्रेस करेगा थ्रू हिमसेल्फ और हिज नॉमिनी और अ 3 member आर्बिट्रेशन पैनल इफ रिक्वेस्टेड बाय अदर पार्टी। सो 3 member आर्बिट्रेशन पैनल भी ले सकता है। ये देखें जी, ये हमने 54 सबसेक्शन 1 के अंदर हमने ये डिटेल पढ़ चुके हैं जिसमें आर्बिट्रेशन पैनल भी होता है। देखें 54 है, रजिस्ट्रार्स पावर टू सेट असाइड द अवार्ड एंड ऑर्डर द डिस्प्यूट टू बी रेफर्ड बैक फॉर आर्बिट्रेशन। देखें जी, रजिस्ट्रार की पावर है टू सेट असाइड द अवार्ड, ये सुपरवाइजरी रोल है। देखें
दिस सेक्शन गिव्स द रजिस्ट्रार सिग्निफिकेंट सुपरवाइजरी अथॉरिटी ओवर द आर्बिट्रेशन अवार्ड। तो वो ये किसी चीज को सेट असाइड भी कर सकता है, रेफर डिस्प्यूट बैक टू द, और रेफर डिस्प्यूट को रेफर बैक भी कर सकता है टू द आर्बिट्रेशन के दोबारा उस चीज को डिसाइड करें। मे ऑन हिज ओन मोशन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज टू द अवार्ड, खुद भी कर सकता है अपनी मोशन के ऊपर या किसी की रिक्वेस्ट पे भी कर सकता है। देखें अब करना क्या है, इफ अवार्ड हैज किन बुनियादों के ऊपर करना है, डिसाइडेड अ मैटर नॉट रेफर टू द आर्बिट्रेशन एंड दैट पार्ट कैन बी सेपरेटेड, अगर कोई ऐसा डिसीजन किया है जो कि रेफर ही नहीं किया गया। दूसरा है इन परफेक्ट फॉर्म और ऑब्वियस एरर दैट डोंट अफेक्ट द आउटकम, और इम्परफेक्ट अवार्ड है दूसरी सिचुएशन है। उसके बाद है जी क्लैरिकल मिस्टेक और एक्सीडेंटल स्लिप और ओमिशन, कोई क्लैरिकल मिस्टेक है, रजिस्ट्रार में करेक्ट दीज विदाउट अफेक्टिंग द सब्सटेंस ऑफ द डिसीजन, तो रजिस्ट्रार खुद ब खुद ही उनको ठीक कर सकता है। देखें नेक्स्ट है रिमिट द अवार्ड, अवार्ड को रिमिट भी कर सकते हैं। Registrar can remit the award for reconsideration if some matter referred are left undetermined, अगर कोई मैटर्स को आपने रेफर किया था आर्बिट्रेशन के अंदर कि इन चीज़ों को रिजॉल्व करें और वो अनडिटर्मिन्ड है, और द अवार्ड डिसाइड्स अनरेफर्ड मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट, और कोई अनरेफर्ड मैटर्स को डिसाइड कर रहा है, द अवार्ड इज टू वेग और इनडेफिनेट टू बी एग्जीक्यूटेड, और अवार्ड जो है इनडेफिनेट है, द रजिस्ट्रार मे सेंड बैक टू द ओरिजिनल आर्बिट्रेटर टू रिकंसिडर, तो रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, ओरिजिनल आर्बिट्रेटर को दोबारा वापस भेज सकता है। नेक्स्ट, सेट असाइड द अवार्ड एंड ऑर्डर दैट द डिस्प्यूट शैल बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन इन मैनर प्रोवाइडेड इन द सेट सेक्शन, तो वो सेट असाइड भी कर सकता है अवार्ड को पूरा का पूरा। सो देखें रिमिट कर सकता है, सेट असाइड कर सकता है, और यहाँ पे मॉडिफाई और करेक्ट कर सकता है। देखिए डिफरेंट कंडीशंस दी गई हैं। Provided that no order referred to in clause A to C shall be made after issue of a certificate, जब सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा ऊपर वाले तीनों के A, B और C के करस्पॉन्डिंग, तो दोबारा उसके अंदर कोई भी रेफरल नहीं होगा। नो एक्शन अंडर क्लॉज A, B और C कैन बी टेकन आफ्टर अ सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 59 फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द अवार्ड हैज बीन इशूड, तो 59 के अंदर क्या होगा, सेक्शन के अंदर आप एक अवार्ड को एग्जीक्यूट करने के लिए एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे। द क्लॉज सी सेटिंग असाइड द अवार्ड रिक्वायर्स द रजिस्ट्रार टू फॉर्म एन ओपिनियन बेस्ड ऑन साइंटिफिक ग्राउंड, तो जब भी आपने क्लॉज सी को करना है, इस क्लॉज को करना है, तो आपने क्या बताना है, इलीगैलिटी मिसकंडक्ट को भी बताना है कि किन बेसिस के ऊपर आप उसको कर रहे हैं। देखें जी नेक्स्ट है सेट असाइड द अवार्ड इंटायरली, पूरे के पूरे अवार्ड को सेट असाइड कर सकता है, कैसे, एंड ऑर्डर द डिस्प्यूट टू बी री arbitrated under section 54 if a legal defect is apparent on the face of the award, अगर अवार्ड को देखते ही पता चल जाए कि सर इसके अंदर कोई लीगल डिफेक्ट मौजूद है। there is a evidence of corruption or a misconduct by the arbitrator, अगर किसी ने कोई मिसकंडक्ट किया है या करप्शन की है, the award is perverse, grossly unreasonable और irrational, और अगर irrational है तो फिर भी आप क्या कर सकते हैं, दोबारा भेज सकते हैं। registrar can also disqualify any और द प्रीवियस आर्बिट्रेटर्स फ्रॉम डिसाइडिंग द डिस्प्यूट अगेन, तो दोबारा उस पर्सन को कह सकता है कि आप इस डिस्प्यूट को ना सुने। नेक्स्ट है जी if the matter is referred back and the arbitrators fail to give a fresh award within a time fixed by the registrar or his nominee will decide the dispute directly, तो अगर वो जो टाइम फ्रेम बताया गया है उसके अंदर वो मैटर को एड्रेस नहीं करते तो कौन करेगा, रजिस्ट्रार खुद डिसाइड कर लेगा। नेक्स्ट है जी अटैचमेंट बिफोर अवार्ड, आप अटैचमेंट भी कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि आपने सिक्योरिटी भी तो लेनी होती है ना, अगर किसी पर्सन के ऊपर कोई अमाउंट ड्यू है और बाद में वो कह दे कि मैं नहीं पे करता, तो सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, अटैचमेंट कर लेंगे। दिस प्रोविजन एम्पावर्स द रजिस्ट्रार, हिज नॉमिनी और द आर्बिट्रेटर्स टू प्रोटेक्ट द पोटेंशियल आउटकम ऑफ अ डिस्प्यूट बाय अटैचिंग प्रॉपर्टी बिफोर एन अवार्ड इज मेड इन सर्टेन अर्जेंट सिचुएशन, तो अवार्ड मेड करने से पहले आप कुछ प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें जी अबाउट टू डिस्पोज, अगर क्यों करनी है आपने, अगर कोई भी पर्सन इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ देयर प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी जो कि अटैच हो सकती है उसको डिस्पोज ऑफ कर रहा हो, यानी कि अपने आप से एलिनिएट कर रहा हो। अबाउट टू रिमूव प्रॉपर्टी फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार की ज्यूरिसडिक्शन से उस प्रॉपर्टी को साइड पे कर रहा हो। एंड सच एक्शन इज इंटेंडेड टू डिले और ऑब्स्ट्रक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ एनी फर्दर अवार्ड, तो इस तरह के काम अगर वो एग्जीक्यूशन अवार्ड को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, अटैचमेंट बिफोर अवार्ड कर सकते हैं। देखिए आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिली जाती है। नेक्स्ट 56 है अपील अगेंस्ट अवार्ड ऑफ आर्बिट्रेटर्स, तो आर्बिट्रेटर के अवार्ड के अगेंस्ट आप अपील भी कर सकते हैं। दिस इंश्योर्स अ चेक ऑन डिसीजन मेड बाय नॉमिनी एंड आर्बिट्रेटर्स, तो जो भी डिसीजन होगा उसके ऊपर एक चेक आ जाएगा, जैसे कि ऊपर एक सुपरवाइजरी चेक बताया गया है। देखें may within 1 month of the date of the award
और ऑर्डर अपील टू द रजिस्ट्रार एंड द रजिस्ट्रार शैल डिसाइड द अपील। तो 1 महीने के अंदर जब आपको एक आर्बिट्रेटर ने अवार्ड दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइनलिटी ऑफ अवार्ड इन सर्टेन ऑर्डर्स। द अवार्ड ऑफ द आर्बिट्रेटर और द डिसीजन बाय द रजिस्ट्रार इन हिज नॉमिनी अंडर सेक्शन 54 में आर्बिट्रेशन करते हैं। 54A के अंदर जो मामला होते हैं और ऑर्डर पास इन अपील बाय द रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन 56। तो 56 के अंदर ये ऊपर हम अपील पढ़ चुके हैं। इनका जो डिसीजन होगा सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 64 एंड 64A बी फाइनल। तो इन सब के डिसीजंस फाइनल कब कंसीडर किए जाएंगे, जब 64 और 64A को आप चेक कर लें, ठीक है, तो फिर ये फाइनल होंगे। पावर टू एनफोर्स अटेंडेंस, देखें ये सबसे इंपॉर्टेंट पावर है कि आप अटेंडेंस को एनफोर्स कर सकते हैं आर्बिट्रेशन के दौरान। जब एन इंक्वायरी अंडर सेक्शन 43 इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन वर्किंग एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ सोसाइटी, इस तरह के काम हो रहे हो जो कि 43 के अंदर एक इंक्वायरी होती है। एंड इंस्पेक्शन अंडर सेक्शन 44 ये हम पढ़ चुके हैं। बुक्स और डॉक्यूमेंट्स और अकाउंट्स की जब आपने इंस्पेक्शन करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, एनफोर्स अटेंडेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट जी वाइंडिंग अप ऑफ अ सोसाइटी और आर्बिट्रेशन ऑफ द डिस्प्यूट अंडर दिस एक्ट। तो जब आप वाइंडिंग अप कर रहे हैं, आर्बिट्रेशन कर रहे हैं और आपको किसी पर्सन की अटेंडेंस को इंश्योर करना है तो आप क्या कर सकते हैं, पावर सेक्शन 58 के कोरस्पोंडिंग पावर्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें जी shall have a power to summon parties and witness। तो जो पर्सन आर्बिट्रेट कर रहा होगा उसके पास पावर है to summon and witness, enforce their attendance, legally require them to appear, compel them to give evidence or a written, compel the production of documents। तो ये सारे के सारे काम आप कर सकते हैं पावर टू एनफोर्स अटेंडेंस के अंदर। और ये सारे के सारे मामलात कैसे होंगे, सेम मैनर एज प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ अ सिविल कोड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। सो सारे के सारे मामलात 1908 के कोरस्पोंडिंग सिविल कोड के कोरस्पोंडिंग होंगे। नेक्स्ट ये मनी हो रिकवर्ड, जो अमाउंट है उसको आपने कैसे रिकवर करना है। देखिए सेक्शन 59 अप्लाइज टू द मॉनेटरी ऑर्डर पास बाय अ लिक्विडेटर अंडर सेक्शन 50। लिक्विडेटर जो कि 50 सेक्शन के अंदर करता है, रजिस्ट्रार ने 50A के अंदर करना है जिसमें डिलिंक्वेंट प्रोमोटर्स होते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। द रजिस्ट्रार इज नॉमिनी और आर्बिट्रेशन अंडर सेक्शन 50G। कोई भी डिस्प्यूट 50G के कोरस्पोंडिंग रेफर किया गया है तो उसके अंदर जो डिसीजन होंगे उसके अंदर अमाउंट कैसे रिकवर करनी है, सेक्शन 54 आर्बिट्रेशन के अंदर, सेक्शन 54A सब सेक्शन 3 जो रजिस्ट्रार और इसकी नॉमिनी जो डिसाइड करती है हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो ये जो मामलात हैं इनके अंदर आपने क्या करना है, एपीलेट ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 56। आपने अगर किसी पर्सन ने अपील की है अंडर सेक्शन 56 की तो उसके कोरस्पोंडिंग बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सेक्शन 64A एनी स्पेसिफाइड डिसीजन जो है अदर स्पेसिफाइड डिसीजन की कोई भी है तो उसमें अमाउंट आपने कैसे रिकवर करनी है वो देखते हैं। उसके 2 तरीके हैं, ठीक है, देयर आर 2 वेज। तो 2 तरीके कौन कौन से हैं, सबसे पहले क्या करना है, एज अ डिक्री ऑफ अ सिविल कोड। तो आपने सिविल कोड की एक डिक्री के कोरस्पोंडिंग लेके चलना है ऑन अ सर्टिफिकेट साइंड बाय द रजिस्ट्रार और अ लिक्विडेटर। तो एक सर्टिफिकेट साइन होगा उसकी कोरस्पोंडिंग अमाउंट रिकवर होगी। द ऑर्डर इज डीम्ड टू बी बिकम अ डिक्री ऑफ अ सिविल कोड। तो जो ऑर्डर होगा एक सिविल कोड की डिक्री होगी, ये आपका MCQ है। नेक्स्ट है जी इट इज एग्जीक्यूटेड लाइक अ सिविल कोर्ट डिक्री वाई कोर्ट प्रोसीडिंग्स लाइक अटैचमेंट, सेल ऑफ प्रॉपर्टी और गार्निशमेंट। तो इस तरह के मामलात होंगे। नेक्स्ट है पार्ट B एंड एज एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के अंदर हमने इन चीज़ों को पढ़ा है कि एरियाज ऑफ द लैंड रेवेन्यू के कोरस्पोंडिंग भी आप अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं। द एप्लीकेशन मस्ट बी मेड टू द कलेक्टर। आपने पहले एप्लीकेशन करनी है कलेक्टर को, मस्ट बी अकम्प्लिश्ड बाय सर्टिफिकेट साइंड बाय द रजिस्ट्रार और एन ऑथोराइज्ड सबऑर्डिनेट। तो एक क्या करेंगे आप, एक सर्टिफिकेट देंगे। द अमाउंट इज देन रिकवर्ड एज इट वर अनपेड लैंड रेवेन्यू। तो उस अमाउंट को कैसे रिकवर करेंगे, जस्ट लाइक एन अनपेड लैंड रेवेन्यू। और जैसे प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है या ऑक्शन किया जाता है उसके कोरस्पोंडिंग आप उसको कर लेंगे। पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू रिकवर सर्टेन सम्स बाय अटैचमेंट एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी। तो सेल ऑफ प्रॉपर्टी अटैचमेंट को कोरस्पोंडिंग भी कर सकते हैं। द रजिस्ट्रार और डेलीगेटेड ऑफिसर मे एक्सरसाइज द पावर ऑफ अ कलेक्टर अंडर द सिंध लैंड रेवेन्यू कोड 1879 एनी अदर एप्लीकेबल लॉ लैंड रेवेन्यू इन फोर्स इन द रीजन अलॉन्ग विद एनी रूल्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो जो भी इस तरह के मामला होंगे उनको कोरस्पोंडिंग आपने देखना है। और फिर क्या होगा, जो कि अमाउंट ड्यू है डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट होगा उसकी कोरस्पोंडिंग करेंगे। डिसीजन और अवार्ड बाय द रजिस्ट्रार वो देख सकते हैं, ऑब्टेन्ड बाय द रजिस्ट्रार सोसाइटी फाइनेंसिंग बैंक और लिक्विडेटर। तो इस तरह के मामला जो होंगे आप क्या कर सकते हैं, आप अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं बाय अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। देखें
अब ये अमाउंट कैसे कैसे हमने डिमांड किया, 44B के कोरस्पोंडिंग की या 45 के कोरस्पोंडिंग की या 22A, 50A, 61, 62 का भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाके, 65 के कोरस्पोंडिंग या कोई गवर्नमेंट की डिमांड है। अच्छा, आपने क्या करना है, मोड ऑफ रिकवरी, ये इंपॉर्टेंट है। बाय अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द डिफॉल्टर्स प्रॉपर्टी, जो डिफॉल्ट करके उसकी प्रॉपर्टी को कर सकते हैं। बाय सेल विदाउट अटैचमेंट वेयर लीगली परमिटेड, आप सेल भी कर सकते हैं विदाउट अटैचमेंट। तो ये दो आपके एमसीक्यूज हैं, बाय सेल, बाय अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द डिफॉल्टेड प्रॉपर्टी, और विदाउट अटैचमेंट भी आप सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है रजिस्ट्रार और द पर्सन एम्पावर्ड बाय हिम टू बी सिविल कोर्ट फॉर सर्टेन पर्पसेस, तो ये क्या होंगे, एज अ सिविल कोर्ट के तौर पे काम करेंगे। सिविल कोर्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ आर्टिकल 182 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1908, तो ये आपका एमसीक्यू है, उसके कोरस्पोंडिंग काम करेंगे। नेक्स्ट है शेल बी एग्जीक्यूटेड, जो भी डिसीजन होंगे, जो भी डायरेक्शंस होंगी, शेल बी एग्जीक्यूटेड इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 एक्ट 5 ऑफ 1908, तो ये दूसरा अमाउंट एमसीक्यू ये है, 1908 के कोरस्पोंडिंग सिविल प्रोसीजर कोड के कोरस्पोंडिंग होंगे। नेक्स्ट है जी 59A, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी सोल्ड, तो जो प्रॉपर्टी सोल्ड नहीं हो सकती उसको आप क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। देखें, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी सीक्स टू एग्जीक्यूट एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 59, तो सेक्शन 59 के कोरस्पोंडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, ऑर्डर एग्जीक्यूट का सीक कर रही है। प्रॉपर्टी ऑफ द डिफॉल्टर इज पुट अप फॉर सेल बट द सेल फेल्स ड्यू टू नो बायर्स, जब आपने अमाउंट को कब आपने ट्रांसफर करनी है, जब आपने प्रॉपर्टी को सेल के लिए लगाया लेकिन द सेल फेल्स ड्यू टू द नो बायर्स, तो अच्छी सेल जो परचेज करने वाला पर्सन नहीं है वो है। द प्रॉपर्टी इज ऑक्युपाइड, अगर कोई प्रॉपर्टी जो ऑक्युपाई की गई है, किसने ऑक्युपाई किया, द डिफॉल्टर हिमसेल्फ, डिफॉल्टर खुद करता है। समवन ऑन हिज बिहाफ, अगर कोई पर्सन उसके बिहाफ पे करता है। समवन क्लेमिंग अ टाइटल फ्रॉम द डिफॉल्टर आफ्टर द रिकवरी प्रोसेस बिगेन, तो कोई भी पर्सन जो क्लेम करता है टाइटल का फ्रॉम द डिफॉल्टर आफ्टर द रिकवरी प्रोसेस बिगेन, तो उसके कोरस्पोंडिंग अगर इस तरह के मामलात होंगे तो क्या करना है आपने, उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो क्या होगा, दी कोर्ट और कलेक्टर विद प्रायर कंसेंट ऑफ द रजिस्ट्रार मे डायरेक्ट दैट द प्रॉपर्टी और पार्ट ऑफ इट बी ट्रांसफर टू द सोसाइटी दैट इनिशिएटेड रिकवरी, जिसने रिकवरी को इनिशिएट किया उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं, एक पहला एमसीक्यू है। एंड दैट इट बी डिलीवर्ड टू द सोसाइटी इन द प्रेस्क्राइब्ड लीगल मैनर, और उसको लीगल मैनर के अंदर क्या कर देंगे, आप ट्रांसफर कर देंगे। सो ट्रांसफर ऑफ अ प्रॉपर्टी किसको हो जाएगा, उस सोसाइटी को जिसने के रिकवरी के प्रोसेस को इनिशिएट किया है। नेक्स्ट है जी, एनी प्राइवेट ट्रांसफर डिलीवरी चार्ज और इनकम्बरेंस क्रिएटेड आफ्टर द रिकवरी सर्टिफिकेट वाज इशूड अंडर सेक्शन 59 शैल बी नल एंड वॉइड, तो जब भी आपका ये ऊपर वाला प्रोसेस हो जाएगा और सेक्शन 59 के कोरस्पोंडिंग होगा, तो कोई भी प्राइवेट ट्रांसफर और डिलीवरी और चार्ज जो होगा वो क्या होगा, नल एंड वॉइड कंसिडर होगा। सो आई थिंक सो ये आज के लिए इतना ही बहुत है। अगला जो होगा हम सेक्शन 59B के कोरस्पोंडिंग चलेंगे, जिसमें डिस्ट्रेंट है कि दूसरे मामला जो आप किसी भी की भी प्रॉपर्टी को आप डिस्ट्रेंट कर सकते हैं, लीगली तौर पे रोक सकते हैं और उससे अपनी जो डिमांड्स हैं वो पूरी कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो हम अगले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये दो लेक्चर्स जो हैं वो थोड़े लेंथी हो चुके हैं बिकॉज देयर वाज लॉट्स ऑफ थिंग्स टू बी डिस्कस्ड। सो आप इसको डिटेल से पढ़ें, समझें, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया।